हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बनने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री पार्ट को लेकर चलेंगे और प्रधानमंत्री पार्ट से दोस्तों हम आपको 80 या 90 क्वेश्चन देंगे जो कि 15-15 क्वेश्चन के 5-6 पार्ट में आएंगे। तो प्रधानमंत्री दोस्तों, आज ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है कि दोस्तों प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रधान होगा? तो अनुच्छेद 74 के तहत। तीसरा प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति करेगा या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन वह कार्यपालिका के कार्यों का संचालन नहीं करता, वह अपने कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा करवाता है। इसलिए वास्तविक कृत्यों का संचालन कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करता है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के किसी भी सदस्य को, राज्यसभा के बहुमत दल के नेता को? तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। एक दोस्तों जो लोकसभा में नेता होता बोल सकते हैं, क्योंकि वह लोकसभा में जरूरी नहीं कि बहुमत उसका हो ही, क्योंकि हो सकता है छोटे छोटे दलों से मिलके भी उनका बहुमत हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा कितने दिनों के अंदर लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों बहुमत क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति बोला, किसी पार्टी का नेता बोला कि हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन लिखित रूप में दे दिया। फिर दोस्तों उसको लोकसभा में, मतलब लोकसभा की बैठक में उसे हाथ उठवाकर बोला जाता है कि मतलब ये अमुक अमुक व्यक्ति उसके पक्ष में है, प्रधानमंत्री के पक्ष में, और उसे लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत उसे हासिल करना होता है। जैसे अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 में 51 व्यक्ति उसे चाहिए, तभी उसको बहुमत होगा। तो दोस्तों ऐसा काम उसको, प्रधानमंत्री को 1 महीने के अंदर करना होता है। मात्र उसको 30 दिन दिए जाते हैं बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो 6 माह तक प्रधानमंत्री बना रहे उसे बहुमत ही ना हो, तब तो बहुत बेकार होगा लोकतंत्र के लिए। इसलिए मात्र 1 महीने के लिए उसको दिया जाता है। और ऐसा मौका दोस्तों राष्ट्रपति हर व्यक्ति को नहीं दे देगा। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ इसको बहुमत प्राप्त हो सकता है, एक बहुमत प्राप्त है, तभी वह किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुमति देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, जब लोकसभा में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो इसके ऑप्शन दोस्तों हैं और सही उत्तर होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ विपक्ष का नेता भी हो सकता है ऑप्शन, कि जो विपक्ष का नेता होगा उसे राष्ट्रपति बुलाता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति विपक्ष के नेता को ही बुलाएगा, वह किसी को भी बुला सकता है जिसे वह उचित समझे कि यह बहुमत साबित कर लेगा या सरकार बनाने की प्राथमिकताओं को पूरी करता है, तो इसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और यदि वह लोकसभा से जाता है दोस्तों, यदि वह राज्यसभा से जाएगा तो उसे 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, तब तो वह राज्यसभा में पहुंच पाएगा। लेकिन सामान्यतः 25 वर्ष माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो लोकसभा का सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री अक्सर चुना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपके साथ ऑप्शन सारे रखे हुए हैं। जो राज्यसभा व लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होती है, या जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होती है, तीसरा ऑप्शन जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भी है दोस्तों, 2 भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऐसा होता है, इसको आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब रहेगा। यही यहाँ पर जो दिया गया है, तो जो राज्यसभा लोकसभा सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर देखा जाता है कि वह लोकसभा का सदस्य होता है, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि हमारे देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य थे लोकसभा के नहीं थे, तो उनकी क्या योग्यता होती है दोस्तों?
उनकी योग्यता वह थी जो राज्यसभा के लिए ज़रूरी थी, और अधिकतम प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है, जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, जब कार्यरत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, या विश्वास मत पास करवाना होता है, या मंत्रिपरिषद स्थगित करनी होती है? तो दोस्तों तब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका होता है, पास हो चुका होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तब क्या होता है? तो दोस्तों जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तब राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब वर्तमान सरकार त्यागपत्र दे दे और विपक्ष का नेता भी सरकार बनाने से इनकार कर दे तब क्या होगा? दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार गिर गई, फिर राष्ट्रपति सब उसके विपक्ष के नेता को, जो विपक्ष का होता है, विपक्ष के नेता को दोस्तों सरकार बनाने के लिए बुलाती है। तो दोस्तों उसके पास तो मात्र अगर 10% सीटें भी हैं लोकसभा की कुल सदस्यों की, तब भी वो विपक्ष का नेता हो जाएगा, पर उसके और बहुमत बनाने की क्षमता नहीं है कि वह बहुमत साबित कर लेगा, इसलिए सरकार के लिए आमंत्रित नहीं होगा। तब दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति फिर उसे बुलाता है, जो कि कई घटक दलों के, मतलब कई दलों के जो छोटे छोटे दल होते हैं, जो कई दलों का बहुमत प्राप्त नेता होता है, उसको फिर सरकार आमंत्रित करती है कि वह आके सरकार बनाए। तो कई दलों के समर्थन प्राप्त नेता को सरकार बनाने के लिए फिर बुलाया जाता है। यह सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, या तीनों? दोस्तों ये तीनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी दोस्तों, और इनमें से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु दोस्तों उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, जो कि विदेश में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? आपका ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, लाल कृष्ण आडवाणी, या मुरारजी देसाई? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, क्योंकि जब कार्य के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तब पंडित नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया कुछ दिनों के लिए, 15-16 दिन के लिए। और जब लाल कृष्ण आडवाणी की मृत्यु हो गई दोस्तों विदेश में, तब वह भी प्रधानमंत्री थे, और उनके मरने के तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा को फिर से 15-16 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों एक बार प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा एकमात्र कौन व्यक्ति है जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तब भी गुलजारी लाल नंदा आंसर होगा, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार मात्र ही गुलजारी लाल नंदा ने निभाया था, और इसके अलावा कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपने भारत में नहीं हुई। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का। किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत करने से पहले इस्तीफा दे दिया था? जैसे दोस्तों किसी प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और वह विश्वास प्रस्ताव यानी जो होता है वह प्राप्त नहीं कर पाते, तो दोस्तों इसके डर से कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो कि पहले इस्तीफा दे दिए। अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, तो वह पहले ही इस्तीफा दे दिए, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं थी कि वह विश्वास मत प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे में दोनों थे, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही इस्तीफा दे दिए। उनको रुकना चाहिए था विश्वास मत प्राप्त करवाने तक, या कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वह वोटिंग होने के पहले ही इस्तीफा दे दिए जब उनको ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि उनको पता था कि उनके पक्ष में सदस्य कम हैं और वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोनों, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर प्रधानमंत्री के पार्ट नंबर 2 को लेकर, और वहाँ भी आपको 15 क्वेश्चन देंगे। ऐसे कर करके हम 15-15 क्वेश्चन करके 75 या 90 क्वेश्चन आपको देंगे 5 या 6 पार्ट में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।